अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम यू ऑल वंस अगेन अनदर क्लास ऑफ बी लॉ फास्ट ट्रैक। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था वॉइड एग्रीमेंट्स को और साथ ख़त्म भी कर दिया था, और इसके साथ हम लोगों ने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के भी सवालों को ओवरव्यू कर लिया था। तो मुझे बताइए वॉइड एग्रीमेंट से इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, सबसे पहले मुझे आप लोग बताएं कोई कन्फ्यूजन हो पूरे टॉपिक में से, कोई सवाल, कोई लफ्ज़ समझ ना आया हो, कोई बात समझ ना आई हो, कोई लाइन समझ ना आई हो, कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा, उस पर भी अगर आपको डिबेट करनी है तो बताएं, अदरवाइज़ मैं फिर आपसे पूछता हूँ। तो पहले मैं आपको मौका दे रहा हूँ, जितना आप मुझे लेट कर सकते हैं करें, सवाल पूछें, और अगर कोई सवाल नहीं है देन आई विल हैव द पावर। जी, कोई सवाल मिस, कोई सवाल एक दफ़ा देख लें थॉरली, एग्जाम्पल्स में, किसी पॉइंट में, किसी बात में, किसी जगह पे फंसे हैं, समझ नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो रही बात, अंडरस्टैंड नहीं हो रही, किसी एमसीक्यू में, किसी पास्ट पेपर में, कुछ भी, कहीं भी, किसी भी जगह पे अगर कोई सवाल है फ्रॉम वॉइड एग्रीमेंट्स तो पहले आप लोग पूछें, नहीं है तो फिर मैं अपनी कार्रवाई शुरू करता हूँ। जुलाई जी, एक सवाल आ गया। सवाल क्या है? सवाल निकाला या सवाल है? सर ये पॉइंट है आर्बिट्रेशन का, यहाँ पे ले आते हैं। पहले पॉइंट आया हमारे पास आर्बिट्रेशन का, कहाँ पे है ये? आखिरी, 2 or more persons may agree in writing to refer to arbitration any question between them which has already arisen। 2 और मोर शख्स, यानी कि वो लोग जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, वो एग्री कर सकते हैं, बट इन राइटिंग, लिख के आप लोगों ने एग्री करना ताकि कल को दूसरी पार्टी मुकर ना जाए, कि वो रेफ़र करेंगे अपनी बात को आर्बिट्रेशन में, एक सालिस के पास अपनी बात को लेके जाएंगे। कौन सी बात? एनी क्वेश्चन बिटवीन देम विच हैज़ ऑलरेडी अराइजन। कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते हुए अगर उनको लग रहा है कि यार ये चीज़ आगे जाके मसला क्रिएट कर सकती है, तो अभी से हम लोग तय कर लेते हैं। अगर दोनों पार्टीज आपस में कुछ हद तक क्लैरिटी नहीं रखती हैं, कन्फ्यूजन आ रही है, तो वो ये तय कर सकती हैं कि कल को अगर कोई मसला हो तो फिर हम अपनी बात को आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे। छोटी सी बात ही कर रहा है। कोई और सवाल? तो उस वजह से हमारे पास एक ही सवाल आया। कोई सवाल नहीं है जी? देख लें एग्जाम्पल कोई। मैं चाहता हूं कि हम लोग फ्री कंसेंट पे जाने से पहले आपका वॉइड एग्रीमेंट 100% तैयार करा के आगे जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग पहले इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। सवाल आ गया हमारे पास, यहाँ पे कहीं है, पेज नंबर कौन सा? हाँ, 3 एक्स्ट्रा वाले थे, ठीक है जी। हाँ 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 हाँ। देखो, इम्पॉसिबल एक्ट से मुराद ये है कि आप किसी ऐसी चीज़ का वादा कर लो जो कि अब सिरे से पॉसिबल ही ना हो। जहाज़ वाले केस में अगर दोनों पार्टीज़ को कन्फ्यूजन ये होती कि जहाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो हम 100% उसमें क्लासीफाई नहीं कर सकते। उस वक़्त करते जब किसी एक पार्टी को पता हो कि जहाज़ ने नहीं आना और दूसरी पार्टी उस पर डिपेंड करके बैठी हो। मगर इस केस में क्या है कि हमने वादा ही ऐसा किया जो कि पूरा कभी भी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 33 मार्च को आपको आटा सप्लाई करूँगा, 33 मार्च कभी भी नहीं आनी, 33 मार्च कभी भी नहीं आनी। तो ये एक ऐसा एक्ट है जो कि इम्पॉसिबल हो गया। मैं 4 शादियां करने के बाद इस्लाम में रहते हुए 5वीं शादी करूंगा, ये एक इम्पॉसिबल एक्ट है। 4 के बाद आपको अलाउ ही नहीं है। मैं तुम्हें शहद बेचूंगा, मैं तुम्हें शहद बेचूंगा,
ये शहद बेचना पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, हाँ एक्सेप्शन है, मगर नॉर्मली हम इसको एक इम्पॉसिबल एक्ट कहते हैं, क्योंकि आपको फिर क्या कहते हैं, वीगो पकड़ के लेके जा सकती है। शहद 800 वाला शहद, 1000 वाला शहद, वो जो बोतल में होता है शहद, जो लिक्विड फॉर्म में होता है शहद, लस्सी जिसको कहते हैं, वाइट बियर, वाइट बियर। तुमने लेना है? हाँ, एक कंटिंजेंट है, एक कंटिंजेंट है थर्ड इवेंट के ऊपर, बैरी जहाज का आना, वो हम लोग कंटिंजेंट कर रहे हैं, कोलैटरल कर रहे हैं। दूसरे केस में क्या है, हम कोई चीज़ को कंटिंजेंट नहीं कर रहे, कंसिडरेशन में मसला है। बहरी जहाज के आने या ना आने में कंसिडरेशन में मसला नहीं था, एक को पैसे मिलने थे, एक को कपड़े मिलने थे, मगर वो डिपेंडेंट था एक फ्यूचर अनसर्टन इवेंट के ऊपर। ये वाला पॉइंट है। कोई और सवाल? हाँ जी, बस थक गए? कोई सवाल नहीं? पक्की बात है? मैं फिर अपनी कार्रवाई शुरू करूं? शुरू करते हैं। क्या ये वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं? अब मैं शुरू हो गया हूँ। ये वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं? विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो क्या कभी वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं? वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? वो जो शुरू में इन्फोर्सेबल बनाए होते हैं, मगर सब्सिक्वेंटली वो वॉइड बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी होगा जो कि पहले वैलिड होता होगा, वो क्या होता है? जो कि लॉ की तरफ से इन्फोर्सेबल हो। तो वॉइड एग्रीमेंट विच इज वॉइड एब इनिशियो, ये क्या होता है वॉइड एब इनिशियो? फ्रॉम द इनिशियली, फ्रॉम द बिगिनिंग ये क्या हो, आपका वॉइड हो। तो किताब में इसकी 5 बातें लिखी हुई हैं। कौन कौन सी 5 बातें हैं? एग्रीमेंट जो कि हम करते हैं किसी भी कारोबार को रोकने से, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। उसके बाद हम किसी भी शख्स को कानूनी कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। हाँ, वेजरिंग ये क्या होती है? जुआ, बेट, ठीक है। चौथी बात, अगली बात, ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि अभी अनसर्टन हैं, जिसमें क्लैरिटी मौजूद नहीं है। और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, हम किसी भी शख्स को शादी के बंधन में बंधने से नहीं रोक सकते। बस इस शादी वाली पॉइंट की एक एग्जांपल थी, कोई एक एग्जांपल बता दें। ये तो एक्सेप्शन है ना, मैंने इस शादी वाले पॉइंट की एक एग्जांपल आपसे मांगी है, एक्सेप्शन नहीं मांगी। सिंपल सी बात है कि हम किसी भी शख्स को नहीं रोक सकते, दैट कैन बी एनीवन। हाँ, अगर घर वाले आपको शादी करने से रोक रहे हैं, इट मीन्स कि फिर आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर वो बी लॉ में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आप हमें शादी करने से नहीं रोक सकते, तो फिर हमारी शादी कराई जाए। हाँ, कोई एक्सेप्शन भी थी, माइनर। तो क्या अनसाउंड की शादी करा सकते हैं? उसके लिए मना। हाँ, मेडिकल फील्ड वालों को क्यों रोका? किसको? मेडिकल फील्ड वालों। इस लॉ में तो कहीं इसने रोका नहीं है। नहीं, ये जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ना, 4th ईयर तक के लिए रोका, 4th ईयर तक आप शादी नहीं कर सकते। उनको लगता है ना कि वो अपनी स्टडी से हट के साइड पे हो जाएंगे। फिर ये तो वर्ड है, फिर केस हो सकता है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट तो वर्ड नहीं है। हाँ, उनका कोई अपना एक्ट ना हो। अच्छा, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये क्या था? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वो सेम कारोबार करने से मना करने के लिए। सेम कारोबार, क्या वर्ड सेम वहाँ पे है? तजारत से मना करने। किसी भी शख्स को कोई भी काम करने से रोकना, सेम का वर्ड ज़रूरी नहीं है। हम किसी भी शख्स को कोई भी काम करने से नहीं रोक सकते। वो काम कैन बी फ्रॉम गुड्स, कैन बी फ्रॉम
सर्विसेज खैरियत है? जिन बच्चों के एनरोलमेंट्स नहीं हुई है वो कंटिन्यू कैन बी फ्रॉम गुड्स, कैन बी फ्रॉम सर्विसेज। अभी कौन है, कोई रहता है? आपको भी अलाउ किया था, आप में से जी आप रहती हैं, आप में से जा सकते हैं। अच्छा, हर वो एग्रीमेंट जिसमें आप किसी एक शख्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप कारोबार में एंटर नहीं हो सकते, वो कोई भी लीगल कारोबार हो सकता है, कोई भी लीगल प्रोफेशन, कोई भी लीगल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, डिलीवरी ऑफ गुड्स, किसी भी तरह का कोई भी एक अच्छा चलता चलाता बिजनेस अगर हम उसको करने से रोक रहे हैं तो ये कानून की नज़र में क्या है, वॉइड। एक्सेप्शन भी थी इसकी, एग्रीमेंट इन रिलेशन टू राइट की कोई एक्सेप्शन। अगर हमने किसी के कारोबार की गुडविल परचेज कर ली है, उसके बाद हम उसको सिमिलर बिजनेस करने से रोक सकते हैं। क्या कोई और बिजनेस करने से रोक सकते हैं? नहीं। अगर वो चाहे तो उस बिजनेस से हट के कोई और बिजनेस कर सकता है, और अगर वो सिमिलर मेंटर होना चाह रहा है फिर अलाउ नहीं है। तो क्या करेंगे, लोकल लिमिट्स और रीजनेबल स्पेसिफाइड लिमिट्स। ठीक हो गया। ये वेजरिंग किसे कहते हैं सर? वेजरिंग किसे कहते हैं? शर्त लगाना, बैट लगाना। मिस वेजरिंग क्या होती है? अच्छा बैठ जाए। अच्छा, वेजरिंग, बैट लगाना, शर्त लगाना, तो क्या ये हम किसी एक फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं? मुझे वेजरिंग और कंटिंजेंट में कोई से 3 डिफरेंशिएशन बता दें। ये 3 हज़रात एक एक बता दें। सबसे आसान, सबसे खूबसूरत बात मैंने कर दी कि एक वैलिड और दूसरा वॉइड है। कंटिंजेंट वैलिड है, वेजरिंग वॉइड है। दूसरी, एक में रियल होता है और एक में रियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो रियल किस में होता है? कंटिंजेंट में। कंटिंजेंट में रियल होता है, और दूसरी पार्टी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वेजरिंग वाला तो उसमें उसका कोई रियल पर्पस, इंटरेस्ट नहीं होता, सिवाय वो जो पैसे वगैरह उसने हासिल करने हैं। मिस तीसरी डिफ्रेंसिएशन, एक है मेयरली कोलैटरल, ये कौन सा था? कंटिंजेंट का। और दूसरी तरफ क्या था? क्या था? उसमें वो सिर्फ सोल डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है, मगर इसमें मेयरली कोलैटरल है। वेजिंग एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं या वॉइडेबल होते हैं? वॉइड होते हैं, वॉइड एब इनिशियो होते हैं। उसके बाद कोई एक्सेप्शन भी थी वेजिंग की, 500 वाली घोड़ी रेस वाली बात। ठीक है जी, चीज़ें आपको क्लियर हैं। ये रह गया, बट ये भाई ने सवाल कर लिया था। क्या? जो स्किल्स पे डिपेंड करती हैं वो वेजरिंग नहीं होती, डेफिनेटली वो वेजरिंग नहीं होती हैं। देखो, अगर आप कहो कि ये शख्स अच्छी पेंटिंग बनाएगा या नहीं बनाएगा, और जिस शख्स के बारे में हम लोग कह रहे हैं वो इटसेल्फ एक पेंटर हो, और गुमान ये किया जाए कि वो वाकई में एक अच्छा पेंटर है और वो अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। अब हम अगर किसी की स्किल पे डाउट कर रहे हैं ना, तो दैट इज़ नॉट अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ नॉट अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। किसी की स्किल के ऊपर बात नहीं करनी है, वो वेजरिंग में नहीं आती। हाँ ना कर। अच्छा जी, इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं। एक मेरे पास है फ्री कंसेंट और एक है मेरे पास वॉइड एग्रीमेंट्स। तो वॉइड हम लोगों ने कर लिए, बात करते हैं फ्री कंसेंट की। कंसेंट किसे कहते हैं? रजामंदी। और फ्री किसे कहते हैं? क्या फ्री किसे कहते हैं? ये चीज़ फ्री पड़ी हुई है, मुफ्त। ऐसी रजामंदी जो कि मुफ्त में आए नहीं, इसका मतलब है आज़ाद कर देना। आज़ादी, अपनी आज़ादी के साथ विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, आप अगर अपने खुशी से अपने दिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपको मजबूर नहीं किया गया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से। आपकी जो कॉन्सेंट थी
वो क्या थी? फ्री कॉन्सेंट थी। तो ये फ्री कॉन्सेंट, इसको कवर करने के बाद हमारे कितने एसेंशियल्स पीछे रह जाएंगे? क्या कुछ के अलावा एसेंशियल है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? सोचें, इसके अलावा कोई नहीं बात। ऑफर भी बात हो गई थी, एक्सेप्टेंस भी बात हो गई थी, कंसिडरेशन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सप्रेसली वॉइड हो गया, कैपेसिटी पार्टीज हो गया, 6 हो गए, 7वां क्या था? फ्री कॉन्सेंट। तो पार्टीज़ अपनी मर्ज़ी से, अपने दिल से, आज़ादाना तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं तो हम कहते हैं कि उन पे किसी भी किस्म का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जबर हम लोगों ने नहीं किया, वो अपनी खुशी से आ रही हैं। इट इज़ कॉल्ड फ्री कॉन्सेंट। तो कॉन्सेंट और फ्री कॉन्सेंट, 2 persons आर सेड टू बी इन कॉन्सेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम मैनर। यही शख्स यही काम करेगा या यही चीज़ मुझे चाहिए, अगर हमारी इतनी क्लैरिटी है तो इट मीन्स कि हम लोग उसी चीज़ को उसी अंदाज से समझ रहे हैं जिस तरह दूसरी पार्टी उस चीज़ को समझ रही है। सेम थिंग इन द सेम सेंस। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि दोनों पार्टीज़ को आपस में किसी भी तरह की कोई गलती ना लगे। इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट। और फ्री कॉन्सेंट क्या है? जब इन 5 में से कोई चीज़ मौजूद ना हो। अगर है तो इसका मतलब है कि आपकी कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि फिर आपको धोखे से, फोर्स करके, गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में उतारा गया। तो ये 5 बातें हैं: कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कोशिश करेंगे 3 हम लोग आज कर लें और 2 कल कर लें, और अगर ना 3 हो पाएंगे तो फिर 3 हम लोग कल कवर कर रहे होंगे। ये कोर्शन क्या होती है? ज़ोर ज़बरदस्ती करना, डराना, धमकाना। कोर्शन के आगे लिख लें, दैट इज़ फिजिकल असॉल्ट। दैट इज़ फिजिकल असॉल्ट। ये मेंटली नहीं होता, ये फिजिकल होता। आप किसी को, हाँ, आप किसी को धमकाते हैं, डराते हैं, चपेट मारते हैं, तंग करते हैं, फोर्स करते हैं, उस पे जबर करते हैं, उस पे जबर करते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कोर्शन। नॉर्मली इट इज़ फिजिकल, इट इज़ फिजिकल असॉल्ट। ये अगर फिजिकल है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस इमोशनल होता है। इन्फ्लुएंस कैसे कहते हैं? इन्फ्लुएंस वो तो उसने बता दिया ना, कोई और बात। इन्फ्लुएंस किसी की बातों में आ जाना, किसी की सोच को इम्पैक्ट करना, किसी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, छीन लेना। इखलाकी दबाव भी आ सकता है, अपनी कोई चीज़ दूसरे पे डाल देना, इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? क्या क्या चीज़? इमोशनल डैमेज या इमोशनल अत्याचार। अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। देखो, इन्फ्लुएंस करना अच्छी बात होती है। हर मोटिवेटर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि आप उसकी बात को समझें, उसकी बात को मानें, ज़िंदगी को चेंज करें। टीचर आपको इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है। पेरेंट्स आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो इन्फ्लुएंस एक अच्छी चीज़ है, मगर जब वो हद से बढ़ जाए तो अच्छी चीज़ नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं ऐसी इन्फ्लुएंसमेंट जिसमें आपकी डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज़ कर दी जाए, आपकी डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज़ कर दी जाए बिकॉज ऑफ इमोशनल डैमेज। आप पे इतना ज़्यादा इमोशनली वॉर किया जाए कि आप सही फैसला करने की जो ताकत है वो खो दें, आपसे सही फैसला हो ही ना पाए। आप किसी के धोखे में आके, किसी की बातों में आके अपनी कोई चीज़ दूसरे के नाम कर दें, अपनी कोई प्रॉपर्टी दूसरे के नाम कर दें। अनड्यू इन्फ्लुएंस।
फिर फ्रॉड, धोखा, फ्रॉड किसे कहते हैं? धोखा देने को। और इसका एक कज़न भी होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है? गलती से फ्रॉड। ये गलती से फ्रॉड होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या होगा, क्या लगता है? इंटेंशन नहीं, इंटेंशनल, ये नियतन होता है। इंटेंशन रिस्क होगा। यहाँ पे नियत नहीं होती है मगर हो जाता है, धोखा हो जाता है मगर आपकी नियत धोखा देने की नहीं होती। तो फ्रॉड के आगे लिख लें कि दैट इज इंटेंशनल, और ये है अनइंटेंशनल। एक में नियत शामिल है और एक में नियत शामिल नहीं है। फिर मिस्टेक, मिस्टेक कहते हैं गलती को, मिस्टेक कहते हैं गलती को। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने जा रही हैं वो गलती पे हैं, उनसे कोई ना कोई फैक्ट मिस हो गया है, कोई ना कोई कानून जिसकी पासदारी करनी है वो उनको समझ नहीं आ रही है। तो मिस्टेक इज़ गलती ऑफ फैक्ट, गलती, नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट और लॉ। तो ये 5 बातें हैं जो कि आपकी फ्री कॉन्सेंट को तबाह बर्बाद करती हैं। नंबर 1 कौन सी है? कोर्शन, उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसके बाद फ्रॉड, उसके बाद मिसरिप्रेजेंटेशन और एंड के ऊपर मिस्टेक। कोर्शन क्या है? फिजिकल डैमेज। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? इमोशनल डैमेज। फ्रॉड क्या है? धोखा, नियतन। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? अनइंटेंशनल धोखा जिसमें नियत शामिल ना हो। और मिस्टेक क्या है? जब पार्टीज़ को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते टाइम कोई गलती लगे। नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट और लॉ। आप ये भी लिख सकते हैं कि नॉट अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग इन द सेम मैनर, जो बात उनने ऊपर पढ़ी है वैसे। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि आपकी फ्री कॉन्सेंट को ख़राब कर देती हैं। 1 बाय 1 करके हम लोगों ने कवर करना है। कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस ये तकरीबन एक जैसे हैं। फिर फ्रॉड और इसका जो कज़न है मिसरिप्रेजेंटेशन ये एक जैसे हैं, और एंड के ऊपर मिस्टेक एक अलग है। तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी इसको तैयार करें इसको पेयर बना के तैयार करें, पहले 2 अगले 2, और मिस्टेक को आप किसी के साथ भी जोड़ दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? कॉन्सेंट समझ आ गया? फ्री कॉन्सेंट क्यों नहीं हो सकता वो समझ आ गया? अगर फ्री कॉन्सेंट नहीं है, अगर फ्री कॉन्सेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है मेरा वॉइडेबल। वॉइडेबल ये क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी कि वो उसको ओके करें या ओके ना करें, वैलिड बनाए या वॉइड बनाए, ये उसकी ऑप्शन पे होता है जिसकी कॉन्सेंट आपने गलत तरीके से ऑब्टेन की है। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। और वो कौन सी पार्टी होती है? जिसकी कॉन्सेंट आपने धोखे से हासिल की है। ये जो शुरू की 4 बातें हैं ना, कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, इसमें ये सब में यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका वॉइडेबल। ये है आपका वॉइडेबल। मिस्टेक के अंदर वॉइडेबल भी बन सकता है, वैलिड भी हो सकती है, वॉइड भी हो सकती है। तो मिस्टेक को हम लोग देखेंगे उसके एक मैप की फॉर्म में, मगर ज़्यादातर ये वॉइड होता है, ज़्यादातर ये वॉइड होता है। तो जो पहली 4 हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, और मिस्टेक के केस में हम लोग इसको वॉइड करार देते हैं। शर्त ये है कि एक ऐसी मिस्टेक होनी चाहिए
जो कि टू साइडेड हो, जिसमें बोथ पार्टीज आर नॉट क्लियर, जिसमें दोनों पार्टीज को गलती लगी हो, जिसमें दोनों पार्टीज को गलती लगी हो, तो ये क्या होता है? वॉइड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो शुरू से खत्म हुआ होता है। तो ये वॉइड एग्रीमेंट होगा या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा मिस्टेक के केस में? देखना पड़ेगा कि unilateral ये है या bilateral मैंने ऊपर लिखा हुआ है इफ़ बोथ पार्टीज, both parties are not clear, तो फिर तो ये शुरू से ही वॉइड है, ये वॉइड एग्रीमेंट है, ये वॉइड एब इनिशियो होगा, ये वॉइड एब इनिशियो होगा। अभी बात करेंगे जब इसका मैप बनाएंगे कि बायलैटरल क्या होता है, यूनिलैटरल क्या होता है, फैक्ट क्या है, लॉ क्या है, अभी इसकी गहराई में हम लोगों ने उतरना है। बट जो बात मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ, पहली चार्ज के केस में वॉइडेबल है और मिस्टेक के केस में क्या है? वॉइड। वॉइड शर्त क्या है? कि दोनों पार्टीज को गलती लगी हो। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉस्ट if the consent is obtained by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation. ये बात हो गई। If the consent is obtained by mistake, then agreements may be void ab initio or contract is not voidable depending upon the nature of the mistake. तो normally हम लोग इसको void ab initio रखते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि इसमें मज़ीद क्या बात है, हम इसको जब डिटेल में खोलेंगे तो बात करेंगे। बट अभी के लिए क्या चीज़ याद रखने वाली है? ये वॉइडेबल है और वो वॉइड है। डन। अब शुरू करते हैं एक एक करके। कोर्शन क्या होती है? ये कोर्शन किसी को डराना, किसी को डरा के क्या भाऊ कर देना? भाऊ कर देना, हाँ। डरा के कॉन्ट्रैक्ट में लाना, किसी को डरा के कॉन्ट्रैक्ट में उतारना। अच्छा, और क्या होती है? किसी को मार के, किसी को थप्पड़ मार के, मुक्का मार के, लाते मार के, कहना कि भाई गन पॉइंट पे कि भाई तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है, ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ फिज़िकल असॉल्ट करके अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आ रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। सर ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, है? तो ये वॉइडेबल क्यों है? बताते हैं। कोर्शन क्या है? कोर्शन इज़ कमिटिंग। कमिटिंग किसे कहते हैं? करना, हो चुका है, कर दिया है, या थ्रेटनिंग टू कमिट, धमकी। एनी एक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पीनल कोड PPC। अगर हम किसी पार्टी के साथ कोई ऐसा एक्ट करें जो कि PPC में मना है, हमने वो एक्ट कर दिया या वो एक्ट करने की धमकी दी, जिसकी वजह से हमने उस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में उतार लिया, उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, तो ये चीज़ मना है, ये चीज़ मना है। तो कमिट कर दिया या थ्रेटनिंग टू कमिट, उस चीज़ की धमकी दी। फॉर एग्जांपल, A और B ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। A कहता है कि मैं तुम्हें एक किताब दूंगा और B कहता है कि मैं तुम्हें इस किताब के लाख रुपया पे करूंगा, जबकि किताब की जो मार्केट वैल्यू है वो 100 रुपया। क्या किताब देना लीगल ऑब्जेक्ट है? क्या लाख रुपया देना एक लीगल मनी है? हमने क्या कहा था कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, कम ज़्यादा हो वो डिपेंड करता है। तो एक किताब जिसकी वैल्यू है 100 रुपया, A दे रहा है B को और B उसके बदले दे रहा है 1 लाख रुपया। इसको जब जूम आउट किया ना, तो B के कन पट्टी के ऊपर एक रिवॉल्वर था, A के गुंडों ने B के कन पट्टी के ऊपर एक रिवॉल्वर रखा हुआ था, जिसकी वजह से B वो 100 वाली किताब 1 लाख रुपए में ख़रीद रहा था। तो यहाँ पे ये लाख रुपया इसने इसको प्रोवाइड कर दिया। अब B बहुत परेशान हुआ, रो रहा था बेचारा।
रोते रोते ही चला गया अदालत में। अदालत में जाके इसने कहा कि सर वो मेरे साथ ये ऐसा एक वाक़या हो गया। तो अदालत में ज़रा सोच के बताइए साबित कौन करेगा? बी साबित करेगा। बी कौन है? एग्रीड पार्टी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? एग्रीड पार्टी पे। वो प्रूफ करे पर नहीं। ये आएगा एग्रीव्ड पार्टी पे। वो कौन है? मिस्टर। ये साबित करेगा कि भाई मेरे साथ ये ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है और मिस्टर ए जो है वो मेरे से गन पॉइंट के ऊपर लाख रुपये छीन के चले गए हैं। अदालत कहेगी कि भाई अगर तो तुम इसको मानते हो, अगर तुम इसको वैलिड करार देना चाहते हो तो ठीक है, फिर जाके खामोश हो जाओ। और अगर तुम चाहते हो कि वो बंदा पकड़ा जाए और तुम्हारे जो पैसे हैं तुम्हारे वो तुम तक वापस पहुँचें, तो फिर इसको वॉइड करो और आके केस लड़ो। अब यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन इज कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट। क्या कोई ऐसा एक्ट जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के ख़िलाफ़ हो? चोरी करना, डाका डालना, ज़ोर ज़बरदस्ती करना, ये सारे वो ऑफेंस है जो कि पीपीसी में मेंशन है। तो हर वो एक्ट करना या उसकी धमकी देना या किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन कर लेना, कब्ज़े में ले लेना, या ले ली है या धमकी, या वाकई में अपने कब्ज़े में ले लिए या कब्ज़े में लेने की धमकी दी। तो ये चार बातें हैं, कोई एक्ट करना या उसकी धमकी देना, प्रॉपर्टी को डिटेन करना या डिटेन करने की धमकी देना, जिससे आप दूसरी पार्टी को कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आओ, जिससे आप दूसरी पार्टी को कह रहे हैं कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, विद एनी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। तो यहाँ तक बात समझ आती है? चार बातें कौन कौन सी हैं बताइएगा। कमिट करना, कोई ऐसा एक्ट जो कि पीपीसी के ख़िलाफ़ है, उसी एक्ट को थ्रेटनिंग टू कमिट में लेकर जाना, अनलॉफुली प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेना या थ्रेटनिंग टू डिटेन कि मैं तुम्हारी ये प्रॉपर्टी कब्ज़े में ले लूँगा। प्रॉपर्टी क्या मतलब? लैंड वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, एनी सॉर्ट ऑफ एसेट्स, एनी सॉर्ट्स ऑफ एसेट्स। मगर ऐसा क्यों किया जा रहा है? नियत क्या है? विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। यहाँ तक क्लियर है जी? उसकी इंटेंशन ना हो एग्रीमेंट की, जैसे अब खेती हो जाती है, वो तो लेके चला गया, उसकी तो ये नहीं आती कि हम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड भी वो करते हैं। तो हम यही कह रहे हैं ना कि दूसरी पार्टी की अगर ये नियत है, चोरी होना वो एक चीज़ और है, उसके लिए हम लोग क्रिमिनल एक्ट्स पढ़ेंगे। ये केस क्या है कि वो उसको किताब दे रहा था, इसने एक कंसिडरेशन ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। इससे पहली लाइन पढ़ी थी कंसिडरेशन में, यहाँ पे भी यही है, क्वेश्चन मे बी एक्सरसाइज फ्रॉम एनी पर्सन एंड मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन इवन अ स्ट्रेंजर। तो क्वेश्चन कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए खुद साइड पे खड़े हुए थे और इनके एजेंट्स मिस्टर बी को ज़दोकोब कर रहे थे। मिस्टर ए खुद सिगार लगा के वैन के पास खड़े हुए थे और इन्होंने अपने आगे एजेंट्स रखे हुए थे कि जाओ जाके बी को मारो और बी को इतना मारो कि वो लाख रुपये तुम्हें दे दे और तुमने जाते हुए उसको एक किताब दे देनी है। तो क्वेश्चन में बी एक्सरसाइज्ड बाय एनी पर्सन, ये खुद भी कर सकता है या इसके आगे एजेंट्स भी कर सकते हैं। एंड इट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, भाई मिस्टर बी पे नहीं, मिस्टर बी के बेटे पे, बेटा ऑफ मिस्टर बी, स्मॉल बी। तो कैपिटल बी पे नहीं है मगर स्मॉल बी पे असॉल्ट किया जा रहा है, मगर पैसे कौन पे कर रहा है? बी, कैपिटल बी। या हुआ ये कि मिस्टर बी सड़क पे जा रहा था कि मिस्टर ए उसको मिला और मिस्टर ए ने मिस्टर बी पे असॉल्ट नहीं किया, राह चलते हुए मिस्टर सी पे असॉल्ट करना शुरू कर दिया। राह चलते हुए मिस्टर सी पे असॉल्ट करना शुरू कर दिया। मिस्टर सी को मिस्टर बी
सॉरी मिस्टर सी को मिस्टर ए मारने लग पड़ा, मिस्टर बी उसको बचाने के लिए पहुंचा, तो ए ने कहा कि भाई लाख रुपए दोगे तो मैं इसकी जान छोड़ दूंगा। अब मिस्टर सी और मिस्टर बी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, मगर स्मॉल बी का था। तो इवन अ स्ट्रेंजर कैन बी इंक्लूडेड इन दिस। ज़रूरी नहीं है कि उस पर या उसके फैमिली मेम्बर्स पे मसला हो, आप किसी स्ट्रेंजर को भी मार सकते हैं और दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा सकते हैं जो कि उसको बचाने के लिए पहुंची है। हाँ, वो बेटा था ना, क्या सी और स्मॉल बी के क्या कॉन्टेक्ट? स्मॉल नहीं कैपिटल भी। देखो ना, सी सड़क पे जा रहा है, वहाँ से मिस्टर बी आ रहा है, मिस्टर ए खड़ा हुआ है, ए ने देखा कि बी आ रहा है, ए ने सी पे हमला कर दिया, बी फौरन से बचाने के लिए पहुंचा सी को, तो ए ने कहा कि भाई इसको उस वक्त मैं कम मारूंगा या मारने से रुक जाऊंगा जब तुम मुझे 1 लाख रुपया दे दोगे। मिस्टर बी ने फ़ौरन से लाख रुपए का चेक निकाल के उसके हवाले कर दिया और जाते जाते वो एक किताब उसको दे के चला गया। तो इट मीन्स कि हम किसी स्ट्रेंजर को बचाने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इस तरह अगर हमें करवाया जा रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो कोर्शन। तो कोर्शन में बी एक्सरसाइज फ्रॉम एनी पर्सन एंड मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन इवन अ स्ट्रेंजर। ये सारी बातें क्लियर हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉस्ट। ये कौन सी पार्टी की बात कर रहा है? एग्रीव्ड पार्टी की बात कर रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? एग्रीव्ड पार्टी पे, यानी कि वो पार्टी जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराने में या रिस्काइंड कराने में इंटरेस्टेड है वही जाएगी ना कोर्ट में। अब मिस्टर ए तो नहीं जाएगा। The party rescinding a voidable contract shall restore any benefits if he has received any benefit from another party। जब मिस्टर बी अदालत पहुंचेगा तो वो क्या कहेगा? हाँ जी, क्या कहेगा मिस्टर बी कोर्ट पहुंच के कि मेरे साथ ये रास्ते में हुआ है, आप काइंडली मिस्टर ए को पकड़ें और मुझे मेरे पैसे वापस दिलवाएं। तो क्या मिस्टर बी को कोई बेनिफिट मिला था? क्या उसको बुक मिली थी? तो उसको वो बुक भी वापस करनी पड़ेगी। उसको पेनल्टी भी डेफिनेटली पड़ सकती है। अब यहाँ पे फिर क्रिमिनल एक्ट शुरू हो जाएगा ना, उसने वो काम किया जो कि पीपीसी के खिलाफ है मिस्टर ए ने। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो सज़ा अपनी होगी, मगर क्रिमिनल एक्ट उसको एक अपनी सज़ा देगा असॉल्ट करने की, धमकाने की। ये हमें नहीं पता, ये वो वाला कानून आपको बताएगा। तो आपको मैंने कोर्ट तक छोड़ के आना है, अंदर क्या करना है? हाँ, तो द पार्टी रिस्काइंडिंग अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन सी पार्टी होगी? एग्रीड। वो कौन है? मिस्टर बी। द पार्टी रिस्काइंडिंग अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल रीस्टोर, वो वापस ले लेगी कोई भी बेनिफिट जो कि उसने उसको दिया था और जो उसके पास है वो उसको वापस करना पड़ेगा। इफ़ ही हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट फ्रॉम अनदर पार्टी। A person to whom money has been paid or anything delivered by coercion must repay or return it। ये लाइन कहीं पहले हमने पढ़ी है। कहाँ पढ़ी थी? ये लाइन कहीं पढ़ी है, कोज़ाए में पढ़ी थी, और इसके अगेंस्ट हमने एक मिसाल भी की थी। कोर्शन तकरीबन यही वाली मिसाल थी, तकरीबन यही वाली मिसाल थी। सो द पर्सन जिसको हमने कोई भी चीज़ से कोई भी पैसा डिलीवर कर दिया है बाय वे ऑफ एनी मिस्टेक और कोर्शन, हमें वो वापस करना पड़ेगा। देयर विल बी रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। इट इज़ इररेलेवेंट वेदर द पाकिस्तान पीनल कोड इज इन फोर्स और नॉट इन द प्लेस वेयर द कोर्शन इज एम्प्लॉयड। इफ द सूट इज फाइल्ड इन पाकिस्तान द प्रोविजंस ऑफ पीपीसी शैल अप्लाई। इन दो लाइनों का मुझे कोई भाई अगर आसान मतलब बता दें तो मैं आपको एक जूस पिलाऊंगा। बताइए। एक बंदा बोल रहा है, एक सेकंड है ना, आप पहले बोले। इसका ये मतलब है कि वो यहाँ पर वो जगह यहाँ पर क्वेश्चन अप्लाई हुई है, ये मान नहीं रखता कि वहाँ पाकिस्तान पीनल कोड का एक्ट वर्क करता है या नियम फॉलो होता है। अच्छा, तो आगे आगे हाँ, तो दोनों का बताऊँ ना। अगर पाकिस्तान में वो केस फाइल करता है
फिर वो उस पे जो भी काम- एज्यूम किया जाएगा कि करने के तरीके। अच्छा मिस आपके इसके बारे में क्या विचार है? चलो यही है, अब बोलें तो सही। जिस एरिया में अगर फॉर एग्जाम्पल किसी और कंट्री में हो गया जहाँ पर पीसीसी अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर उन लोगों ने बस में मैं और ये बाहर गए और बाहर का मसला हो गया और मैं पाकिस्तान आके इसके एग्जैक्टली उस कंट्री के हिसाब से अगर कोचिंग नहीं भी होगा हम अगर पाकिस्तान के खिलाफ, हाँ तो जहाँ पे केस फाइल हुआ है हम उस हिसाब से देखेंगे कि वहाँ पे ये चीज़ गलत मानी जाती है या नहीं मानी जाती। हाँ जी, ई लाइनों का मतलब समझ आ गया? ओ भाई बातों वाले भाई, ये क्या है? आप बताएं ज़रा। मैंने कांटेक्ट क्या किया था भाई? हाँ जी तार, जी सर, ये ज़रा आसान तशरीह अगर आप कर पाएँ तो। सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन किधर हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन किधर हुआ है। जिधर आपने अपील किया अगर पाकिस्तान में किया तो ये assume अगर आपने पाकिस्तान में अपील की है तो तो ये assume किया जाएगा क्वेश्चन भी पाकिस्तान में ही होगा। डिपेंड करता है कि उसके पीपीसी में वो चीज़ आ रही हो, और अगर नहीं आ रही तो फिर तो फ़ायदा कोई नहीं ना। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में समझ आया। क्वेश्चन का एक क्विक रिकैप सर, क्विक रिकैप, क्वेश्चन का क्विक रिकैप जल्दी से बता दें क्वेश्चन क्या है। क्विक रिकैप, रिकैप करना, रिवाइज करना, दोबारा बताना, बता भी दें, 10 भी दो। क्वेश्चन जल्दी से बता दें क्या होती है, सब कुछ जल्दी से बता दें। क्या? धमकी लगाना? किस चीज़ की धमकी लगाना? कर गुजरने की धमकी लगाना। क्या कर गुजरना है? अगर आपने ये काम किया तो कौन सा काम किया? कौन सा काम किया? जो हमने किसी भी काम को करने की धमकी लगाना या कोई स्पेसिफिक काम है? कोई भी काम कोई भी काम जो कि पाकिस्तान पीनल कोड की खिलाफ वर्जी में हो, वो काम करना या उस काम की धमकी लगाना। नंबर 1, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना या कब्ज़ा करने की धमकी। अब बताएं शुरू से, प्रॉपर्टी शुरू से, शुरू से शुरू से। हर वो काम, कोई भी काम कोई भी काम करने की धमकी लगाना नहीं, जो पाकिस्तान नहीं, हाँ कोई भी काम, कोई भी ऐसा काम जो पाकिस्तान पिनल कोड के खिलाफ हो वो करना, करना या उसको कमिट करना या थ्रेटनिंग टू कमिट, वो करना, कमिट करना या करने की धमकी लगाना या प्रॉपर्टी की किसी मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को कब्ज़े में लेना या कब्ज़े में लेने की धमकी लगाना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ये क्वेश्चन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? क्या होगा उसके बाद? ये क्वेश्चन अप्लाई हुआ है। तो आगे 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 साइन करता हूँ। आगे आगे क्या क्या करोगे पेपर में? वो एडिटर लगेगा यार। वर्डेबल वाली बात खा गए हो, पीपीसी वाली बात खा गए हो, एग्रीड पार्टी वाली बात खा गए हो, बेनिफिट्स का वापसी वो बात खा गए हो। दोबारा बताओ, मैंने आपसे सुननी है, दोबारा बताओ क्वेश्चन क्या है, दोबारा बताओ। पता है आप लोगों ने सीखना ऐसा ही है। पाकिस्तान पिनल कोड के खिलाफ है, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के खिलाफ है, उसकी धमकी देना या धमकी बाद में आती है, पहले वो एक्ट करना या उसकी धमकी देना। एक्ट करना या उसकी धमकी देना। आगे 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 कोई प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेना या उसको कब्जे में लेने की धमकी देना। ठीक है, आगे 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 आगे। ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। किसके लिए? इसके लिए एग्रीड पार्टी वो कौन होगी जिस पे मतलब जुल्म किया जा रहा होगा। जिस पर जुल्म किया जा रहा है? अच्छा, किस केस में कौन थी? इस केस में मिस्टर बी। मिस्टर बी। इस पे क्या हो रहा था? इस पे क्वेश्चन अप्लाई हो रहा कौन कर रहा था? मिस्टर ए। ए ने बी पे किया था। किस तरह किया था? किससे? किस तरह किया था? उससे बुक लेने का कहा था। बुक लेने का कहा था। तो उसके बाद तो इसमें क्वेश्चन क्या है? किताब दे रहा ना वो, यस सर। तो उसमें क्वेश्चन क्या है? मिस्टर ए ने किताब देनी थी मिस्टर बी को, हाँ। जिसकी प्राइस 100 थी, बट हाँ। उसने कहा कि
1 लाख चार्ज करने का। हाँ ठीक है, मगर क्यों? तो बी ने लाख रुपये क्यों दिया? उस पर पर्सनल लाया हुआ था। कैसे हो रहा था? गन रखी ये गन रखी हुई थी। इतनी प्यारी गन बनाई। रखी किसने थी? ए ने। किस पे रखी थी? बी पे। अच्छा, अगर बी पे ना हो, बी के छोटे बेटे पे हो या किसी भी बड़े छोटे बेटे पे हो, तब भी ये पर्सनल लाया हुआ और अगर किसी सी पे नुकसान किया जा रहा हो, था। तब भी ये पर्सनल लाया। सी कौन था? मिस्टर सी जो आपने फरमाया के रास्ते पे आ रहा। कोई और रास्ते में आता हुआ बंदा, अगर हम उसको भी पकड़ के मारपीट शुरू कर दें और कोई शख्स उसको बचाने के लिए पहुंचे और उसको बचाने के लिए अगर कोई पैसे दे, तो ऐसा ही माना जाएगा कि हमने उस पर जुल्म किया है। डन। अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये क्या था? ये क्या है? इमोशनल क्या? डैमेज, इमोशनल अत्याचार। और कॉन्ट्रैक्ट सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक कॉन्ट्रैक्ट को ये माना जाएगा, ये कहा जाएगा कि इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस है कब? where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of other। यानी कि एक पार्टी उस पोजीशन में हो जो कि दूसरे के विल को डोमिनेट कर सकती हो, अपना उस पर रोब डाल सकती हो, अपनी बात मनवा सकती हो, और वो उस पोजीशन को, उस डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज़ करते हुए दूसरी पार्टी से कोई अनफेयर एडवांटेज हासिल कर ले। दोनों पूरी होनी चाहिए, एंड लगा हुआ। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? नहीं, दोनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है कि पार्टी आपकी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, नंबर 2, और वो इस पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए दूसरी पार्टी को इंड्यूस कर रही है कि आओ तुम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाओ, उस पर इन्फ्लुएंस कर रही है, उस पर अपना रोब डाल रही है, एक अनफेयर एडवांटेज हासिल करके बैठी हुई है और वो दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में उतार रही है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, जहाँ पे रिलेशंस कैसे हों, एक पार्टी डोमिनेट कर रही हो दूसरे की विल को, विल किसे कहते हैं? चाह। और वो जो पार्टी डोमिनेट कर रही है वो इस पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी से अनफेयर एडवांटेज हासिल कर सके। क्या? इंड्यूस कर रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, यानी कि उसको अपनी पावर से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रही है। कोई एक मिसाल दे सकूं? माँ बाप इमोशनल कर सकते हैं आपको। अच्छा, कोई और मिसाल? कोई और मिसाल जिसमें 2 पार्टीज हों और एक पार्टी दूसरे को डोमिनेट कर रही हो? कोई एक और मिसाल? एक बेचारा मासूम सा हो और मासूम का है तो इनके निकले में। हाँ जी बताएं। दिल की दुख, 4 साल से हो रहा है दिल की। अच्छा 4 साल से भाई इजी लोड करा करा के थक चुके हैं। पार्टी है। आप एग्रीव्ड पार्टी हैं और उन्होंने आपको इंड्यूस किया हुआ है ना, वो डोमिनेटिंग पार्टी हैं और आप सबमिसिव पार्टी हैं, यानी कि आप अभी से नीचे लग चुके हैं। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है कि एक पार्टी दूसरे की विल को, दूसरे की चाहत को, दूसरे की रजामंदी को डोमिनेट कर रही है। इसका मतलब है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना नहीं भी चाहता तो पहली पार्टी उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रही है। क्यों? उसकी विल को डोमिनेट कर रही है। जैसे आजकल वार्डन वाले जबरदस्ती चलान कर रहे हैं, वो तो आपकी होता है। अच्छा जी, हमने कहा था 2 पार्टीज हैं और एक पार्टी दूसरे को डोमिनेट कर रही है। लॉ ये कहता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर कब अपनी डोमिनेशन रखेगी, जब ये 3 तरह में के कोई भी एक रिश्ता
डेवलप हो रहा होगा, या रियल या अपेरेंट अथॉरिटी हो एक पार्टी को दूसरी पार्टी पे। अथॉरिटी किसे कहते हैं? इख्तियार। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉयर का मातहत, उसने हासिल करने हैं सैलरी, और काम करवाना किसने? मालिक ने। मालिक कौन है? एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर जो चाहे जैसा चाहे काम अपने एम्प्लॉय से करवा सकता है फॉर द कंसिडरेशन। वो एम्प्लॉय के विल को डोमिनेट कर सकता है, संडे को भी काम करवा सकता है। फिर पुलिस ऑफिसर और एक्यूज्ड बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। जब किसी भी शख्स को एक्यूज्ड अगर वो है और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए ना, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, और उस वक़्त वो उस पुलिस ऑफिसर की हाँ में सिर्फ हाँ ही मिला रहा होता है। उसको खौफ ये होता है कि भाई अगर मैंने गलती से भी ना की तो उसने मुझे मज़ीद और बहुत सा मारना है। तो यहाँ पे एक अथॉरिटी पाई जाती है, एक अपेरेंट सामने सामने एक अथॉरिटी पाई जा रही है जिसमें पुलिस ऑफिसर दूसरे को डोमिनेट कर रहा है। इसी तरह एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को डोमिनेट कर रहा होता है। टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? एक टैक्स ऑफिसर एक टैक्स पेयर के ऊपर डोमिनेशन कैसे कर सकता है? टैक्स पेयर ऑलरेडी एक डरा हुआ शख्स है कि भाई समझ नहीं आ रही, उसको तो लॉ का पता ही नहीं होगा कि लॉ कहता क्या है। ये कुछ भी कह दे उसको मानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें लॉ की नॉलेज ही नहीं है, लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता। तो एक वो टैक्स पेयर जो कि टैक्स देना चाहता है, शरीफ आदमी है, वो टैक्स पे करने में इंटरेस्टेड है, बट टैक्स पेयर उससे ज़्यादा टैक्स निकलवा रहा है, तो हाँ टैक्स ऑफिसर उससे ज़्यादा टैक्स निकलवा रहा है। इट मीन्स कि वो अपनी उस डोमिनेटिंग पोजीशन का इख्तियार करते हुए टैक्स पेयर को मजबूर कर रहा है कि भाई इतना टैक्स जमा करवाओ, अदरवाइज़ तुम्हें कानूनी कार्रवाइयाँ भुगतनी पड़ेंगी। तो होल्ड्स रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये याद नहीं करनी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशन, ये क्या होता है? फिड्यूशरी, फिड्यूशरी का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट, ट्रस्ट, भरोसे का रिश्ता। स्टैंड्स इन अ रिश्ता ऑफ भरोसा। ये किस बैंक का स्लोगन है? रिश्ता भरोसे का। किसका है ये स्लोगन? किसका है? रिश्ता भरोसे का। और भाई स्लोगन किसका है? स्लोगन किसका है? रिश्ता भरोसे। किसी बैंक का है? एमसीबी का या एचबीएल का है? बैंक लबीब का है? किसका है? रिश्ता भरोसे का। करें 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 शायद बैंक लबीब का है रिश्ता भरोसे का। हाँ, मुझे उसकी वो ट्यून भी माइंड में आ गई है, रिश्ता भरोसे का, शायद बैंक लबीब का ही। खैर आप साथ हैं। तो ऐसे 4 तरह के रिलेशंस हैं जो कि हमें किताब ने बताए हैं, जिनमें आप एक फिड्यूशरी रिलेशन ढूंढते हैं। पेरेंट्स और चाइल्ड। चाइल्ड ट्रस्ट करता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, बट अगर पेरेंट्स उस ट्रस्ट को गलत तरफ ले जाएं, फॉर एग्जांपल बेटे के पास एक प्रॉपर्टी है जो कि डीएचए में है, उस प्रॉपर्टी की वर्थ है 4 करोड़। बाप उसको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दे कि देखो बेटा, जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हारे लिए बड़ा काम करता था, तुम्हें मैंने बैंक लबीब, तुम्हारे लिए मैंने अपना कारोबार छोड़ा, तुम्हें बढ़ाया, तुम्हें लिखाया, अब देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो क्या अब तुम मुझे वो 4 करोड़ रुपये वाली प्रॉपर्टी 25 लाख में दे दोगे? 25 लाख में दे दोगे? और वो बेटा, वो बच्चा जो कि अपने माँ बाप की बात मानता आया शुरू से, उसने कहा अब्बू जी क्यों परेशान होते हैं, दुनियावी माल है, यहीं पर रह जाएगा, ये ले मैंने प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी। अब यहाँ पे बाप एक डोमिनेटिंग पार्टी है जो कि इमोशनल डैमेज कर रहा है अपने बेटे पे, और वो बेटा डैमेज बर्दाश्त कर गया। क्यों? क्योंकि उस बाप ने अपनी
अपनी जो पोजीशन है उसका अनफेयर इस्तेमाल किया है और चाइल्ड के विल के ऊपर डोमिनेशन कर दिया। मगर इनके दरमियान एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप था। इसी तरह गार्डियन और माइनर, गार्डियन कह दे माइनर से कि देखो जब तुम छोटे थे तुम्हारा मैंने बहुत ख्याल किया, ये किया वो किया, तो अब तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से 55% तुम मेरे नाम कर दो, और माइनर की आंखों में आंसू आ जाएं और वो प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। फिर एडवोकेट और क्लाइंट, इनके दरमियान ट्रस्ट कैसे होता है? क्लाइंट ट्रस्ट पे ही अपनी सारी इन्फो एडवोकेट को बताता है, और अगर बाद में एडवोकेट उसी इन्फो को यूज़ करके उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दे या उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, फिर फियांसे और फियांसी, इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा। हाँ जी, फियांसे फियांसी ये होते क्या हैं? आप वैसे भी है ही नहीं उसमें, नहीं हर कोई गुजरता है, इसमें शराफत वाली तो बात ही नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना वो शराफत नहीं है। फिर अगर आपने ये वाला रूल में भी नहीं है तो और आपके घर वालों को भी नहीं पता तो इसको शराफत नहीं कहते। फियांसे और फियांसी, शादी से पहले एक रिश्ता होता है भरोसे का कि तुम ये काम नहीं करोगे, तुम ये काम नहीं करोगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इससे क्या होता है, आगे आप लोग दूसरी पार्टी को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, कुछ नहीं होता, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ब्रेकअप नहीं, फियांसे फियांसी में ब्रेकअप होना, अंगूठी उठा के ऐसे वापस कर दो, ठीक, बैलेंस का लेन देन होता है। इसका प्राइवेट कारोबार। इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको रोशनी डालना चाहें। अहमद भाई ठीक ठाक है। उन्होंने लोड करवाना। तीसरा पॉइंट, सर ये फुकवर में भाजी का रिलेशन क्या होता है? और फिड्यूशरी में आएगा नतीजा? फिड्यूशरी में आएगा, फिड्यूशरी में आएगा। हाँ क्या वो फुफ्फो पर ट्रस्ट नहीं होता। फुफ्फो फैमिली वाली फुफ्फो की बात हो रही है ना, एक और फुफ्फो भी होती है, नहीं वो असल वाली फुकवर। असल वाली फुफ्फो की बात हो रही है। अच्छा वापस आ जाए। तीसरी बात, मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजंस ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडी डिस्ट्रेस। नॉर्मली पेशेंट्स होते हैं और नॉर्मली वो लोग जो कि बुढ़ापे में होते हैं, उनका जो ख्याल कर रहा है फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई अटेंडेंट हो सकता है या डॉक्टर। अब यहाँ पे भी पेशेंट इस शख्स की हर बात मानने को तैयार होगा। मेडिकल अटेंडेंट इसको फोर्स कर सकता है कि देखो तुम्हारा मैंने कितना ख्याल किया, जब तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हें छोड़ के चले गए थे, मैं ही था जिसने तुम्हारा सब कुछ साफ़ किया, जिसने तुम्हारा सब कुछ तुम्हें ला के दिया, ख्याल किया, तो अब तुम अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी मुझे दे दो, तो तुम्हारा क्या है, तुम तो वैसे भी जा ही रहे हो, कुछ मेरा नाम कर दो। फिर ये काम फैमिली मेम्बर्स भी कर रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। अभी आते हैं इस बात पे, पहले ये बात समझ आ गई, ये बात क्लियर है क्या? जब फियांसे फियांसी आ गया ना तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। किताब में देखो, नहीं दूसरी बुक कौन सी है, तुम वो बात लेकर आना मेरे पास तो देख लेंगे। अच्छा जी, तो वापस आते हैं। ये था क्या, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या था? दो पार्टीज जिसमें से एक पार्टी डोमिनेट कर रही है और दूसरी को इंड्यूस कर रही है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, अपनी पावर दिखा के इस पार्टी की जो इंडिपेंडेंस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। तो ये जो दो पार्टीज़ हैं इनके दरमियान या तो एक फिड्यूशरी रिलेशन पाया जाएगा या अ पेरेंट
रियल अथॉरिटी देखी जाएगी या मेंटल कैपेसिटी। तो इन तीन बातों में से अगर कोई बात हो रही है और दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में उतारा जा रहा है, इट मीन्स कि एक पार्टी दूसरे के विल को डोमिनेट कर रही है। अच्छा ये बताएं, पेरेंट और चाइल्ड, यहाँ चलें, गार्डियन और माइनर, प्रॉपर्टी किसकी थी? प्रॉपर्टी किसकी थी? और एग्रीव्ड पार्टी कौन होगा? एडवोकेट और क्लाइंट में एग्रीव्ड पार्टी कौन होगा? पेरेंट और चाइल्ड में एग्रीव्ड पार्टी कौन होगा? फियांसे फियांसी में? ये हमेशा फियांसी क्यों एग्रीव्ड पार्टी में होती है, फियांसे क्यों नहीं एग्रीव्ड पार्टी में आता? इसकी सुविधा कौन है सर? यानी कि जब भी रोएगी ये फियांसी रोएगी, हालांकि ये शख्स उसके लिए बड़ा कुछ करता हो, मगर फियांसी ने ही उसको हमेशा गलत साबित करना कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? नहीं करें डिबेट, बहुत टाइम है हमारे पास खेलने को। इसी तरह तो कुछ एग्जाम्पल इसी तरह चले वापस आते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होगा? एग्रीव्ड पार्टी। टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर में टैक्स पेयर। तो जिसके साथ धोखा हो रहा है, नुकसान जिसका हो रहा है, जिसके बिल को डोमिनेट किया जा रहा है, वो कौन है? एग्रीव्ड पार्टी। कि यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ये बताएं कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। ये क्या होता है? कौन साबित करेगा? तो साबित क्या किया जाता है जो कि नॉर्मल से हटके हो? देखो ना, साबित हम लोगों ने कोर्ट में क्या करना होता है? तो क्या जब दो लोग सड़क पे जा रहे हो तो क्या ये हमेशा होगा कि एक बंदा एक को पकड़ के मारना शुरू कर दे? तो नॉर्मली यही होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ वो चीज़ होती है जो कि नॉर्मल से हट के हो रही होती है, जिसके बारे में नॉर्मली गुमान ना किया जाए। मिस्टर ए और मिस्टर बी गया ना कोर्ट, तो कोर्ट क्या कहेगी कि भाई मुझे लगता है कि ए शरीफ है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम साबित करो कि तुम्हारे साथ ये ऐसे हुआ है। नॉर्मली तुम साबित करो कि तुम्हारे साथ ऐसे हुआ है। इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे आएगा जो डोमिनेट कर रहा है, डिफॉल्टिंग में नहीं आएगा। जो डोमिनेट कर रहा है उस पे आएगा। एग्रीव्ड पार्टी पे नहीं है, डोमिनेटिंग पार्टी पे है। जो डोमिनेट कर रहा है, पेरेंट और चाइल्ड, साबित करना पड़ेगा पेरेंट को। गार्डियन और माइनर, साबित करना पड़ेगा। चलें आसान के लिए, अगर आप कभी भूल जाएं, क्या माइनर की बात पे कोर्ट यकीन करेगा? तो साबित कौन करेगा? गार्डियन। इस केस में नहीं है। इस केस में उस पे है जो कि विल दूसरे की डोमिनेट कर रहा है। अगर अभी भूल जाए ना तो ये वाली बात याद रखिएगा, माइनर वाली, क्योंकि माइनर की किसी भी बात पे कोर्ट यकीन नहीं करेगा। तो साबित किसको करना पड़ेगा? गार्डियन को। यहाँ पे भी पेशेंट और वीक ओल्ड मैन, इतना बूढ़ा शख्स या पेशेंट, कोर्ट उस पर यकीन नहीं करेगा। तो डॉक्टर को, मेडिकल अटेंडेंट को या फैमिली मेम्बर्स को साबित करना पड़ेगा कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। क्वेश्चन के केस में एग्रीव्ड पार्टी पे है, इस केस में दूसरी पार्टी पे है। ये हाँ, ये डिफॉल्टिंग पार्टी पे या डोमिनेटिंग पार्टी पे। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। ये लाइन तो कॉमन है कि एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर है कि वो उसको वैलिड करे या वॉइड करे, मगर बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे होगा जो कि डोमिनेटिंग पार्टी है, जो कि डोमिनेटिंग पार्टी है, जो कि दूसरे के विल को डोमिनेट कर रही है। यहां तक बात समझ आती? फिर एक और फर्क है। क्वेश्चन में ये था कि देयर वाज 100% रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। तो जो चीज़ गई हुई थी वो वापस मिल जाती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 100% ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में भी, सुने, कॉन्ट्रैक्ट में भी सेट असाइड
इधर एब्सोल्युटली या सारा का सारा रिस्टोर कर लो, और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड, किसकी बात हो रही है? एग्रीव्ड पार्टी, हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज टू कोर्ट में सीम्स जस्ट। शायरी लिखी हुई है, ये बिल्कुल शायरी लिखी हुई है। आसान बात यह है कि इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो सब कुछ रिस्टोर करे, या अगर वो चाहे तो जो उसके पास कुछ सामान पड़ा हुआ है डिफ़ॉल्टिंग पार्टी का वो अपने पास रख सकती है, मगर फिर कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगा। तो इसमें 100% रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स नहीं है, इसमें एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है। तुम अगर चाहो तो सारा कर लो, चाहो तो कुछ कर लो और कुछ अपने पास रख लो, मगर जो चीज़ वो रख रहा होगा उसमें फिर कोर्ट आएगी और देखेगी कि क्या ये चीज़ मुनासिब है या नहीं है। नहीं आई समझ, ये लिखी भी शायरी भी है। होता क्या सुने, वही बात कर लेते हैं। पेरेंट एंड प्रॉपर्टी थी 4 करोड़ की, इन्होंने 25 लाख में लेने थी। एग्रीव्ड पार्टी कौन है? बच्चा। कोर्ट में कौन जाएगा? बच्चा। साबित कौन करेगा? पेरेंट्स। पेरेंट्स साबित ये करेंगे कि मैंने इस पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया, इसने ये प्रॉपर्टी खुद ही 25 लाख की मेरे नाम पे की है। इसने कहा नहीं, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। कोर्ट ने कहा कि ये सही बोल रहा है। इस पे बात आ गई कि अब ये वैलिड करे या वॉइड करे। यहाँ तक बात समझ आती है? अगर तो ये वैलिड कर देगा तो 25 लाख इसका, प्रॉपर्टी उनकी, कहानी ख़त्म। इसने अगर वॉइड कर दिया तो कोर्ट ये कहता है कि यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स होंगे, यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स होंगे। वो 100% भी हो सकते हैं या जितना ये चाहे उतना भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पेरेंट ने 25 लाख रुपया देना था इसको, और इस 25 लाख में से 15 लाख इसको मिल चुका है, और ये प्रॉपर्टी अभी तक इसके साथ इसके नाम पे नहीं हुई, इसी के नाम थी। इसने 15 लाख रुपए इसको एडवांस के तौर पे दिया हुआ था, मगर प्रॉपर्टी अभी भी किसके नाम पे है? चाइल्ड के नाम पे है। और हमने क्या कहा था कि बेनिफिट्स रीस्टोर करेंगे। तो अब अगर वो चाहे बच्चा तो 100% वापस कर सकता है कि 15 का 15 लाख उठा के वापस कर दे। ठीक है, ये है 100% वाली बात। ये बात समझ आती है कि जो उसने 15 लाख का एडवांस लिया है वो वापस कर दे, और प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी उसी के नाम पे है, तो कहानी ख़त्म। बट हुआ ये था कि ये जो बेटा था, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले मिस्टर सी के साथ या मिस्टर डी के साथ इसी प्रॉपर्टी को सेल करने के राब्ते में था। मिस्टर डी के साथ ये राब्ते में था कि मैं तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी बेचूंगा, और बीच में अबू जी आ गए। अबू जी ने आगे इसका भी टाइम ज़ाया किया और मिस्टर डी का भी टाइम ज़ाया किया। वो टाइम ज़ाया करने से क्या हुआ कि मिस्टर डी ने इसके ऊपर लाख रुपए की पेनल्टी चार्ज कर दी, लाख रुपए की पेनल्टी चार्ज कर दी। तो अब ये बेटा अगर चाहे तो उस 15 लाख में से ये वाला 1 लाख अपने पास रख सकता और बाकी 14 लाख रुपया वापस कर सकता। नहीं, उसको फिर वापस करने पड़ेंगे, सारे अपने पास रखेगा नहीं, उसमें से कुछ रख सकता है और बाकी उसको वापस करने पड़ेंगे। और वो जो या जितनी अमाउंट रख रहा है वो फिर उसको साबित करनी पड़ेगी, और कोर्ट बीच में इंटरवीन करके उसकी रीज़नेबल अमाउंट वेरीफाई करेगा कि वाकई में ये होल्ड करना बनता भी है या नहीं बनता। आप समझ आया?
कुछ भी हो, अगर बेटा कहता है कि मुझे अब्बू जी को 15 लाख रुपए वापस नहीं करने हैं, 13 लाख रुपए वापस करने हैं, इन्होंने पहले मेरे 2 लाख रुपया देने थे, तो वो उसमें से काट सकता है। मगर फिर कोर्ट इंटरवीन करके उसकी रीज़नेबल अमाउंट को वेरीफाई करेगा कि वाकई में 2 लाख रुपए देने थे या नहीं देने थे। तो यहाँ पे बेनिफिट्स तो रिस्टोर होंगे, मगर 100% भी हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं। मगर उस केस में कम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टीज आपस में दूसरे को पहले जानती ही नहीं थी। ये जानने की वजह से इसके पास कुछ इख्तियार आ गया है। एक और मिसाल ले लेते हैं ना, टैक्स पेयर और टैक्स, वो क्या था, एडवोकेट की। टैक्स एडवोकेट के पैसे टैक्स पेयर ने देने थे, तो वो अपने उतने पैसे डिडक्ट कर सकता। हाँ जी, समझ आई बात। रेस्टिट्यूशन और ये आपने मुझे बताना है, हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था जब हम लोग ब्रीच कर रहे थे। रेस्टिट्यूशन और रिस्टोरेशन ये एक ही चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट जब रेस्टिट्यूट होता है तो हम कहते हैं कि ये वापस आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, और जब वापस आता है तो बेनिफिट्स रीस्टोर हो रहे होते हैं। तो रिस्टोरेशन रिजल्ट्स इन रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डन? डन? कोई मसला, कोई परेशानी? आपके पास 10 मिनट है, मुझे कोई 6 डिफरेंस निकाल के दें बिटवीन कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। आपके पास एक अदद कागज़ भी होगा तो लग जाए। तो ऑनलाइन वाले हजरात इसको निकालें और हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में विद मिस्टेक।